अस्सलाम वालेकुम। आ, ये जो अभी मीटिंग हमने यहाँ पर अरेंज की है, उसका मकसद ये है कि जो आपका फाइनल पेपर ये अभी जो होने जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं। और आपके सामने पेपर है, फाइनल पेपर जो आपने गूगल क्लास रूम से आप डाउनलोड जो है वहाँ पर कर सकते हैं वहाँ से। और इसके अंदर जो है ज़ाहिर है ऊपर हेडर दिया हुआ है, इसमें आपकी क्लास आईडी वगैरह यहाँ पर लिखी है। अपना स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम आप यहाँ पर प्लेस करेंगे। बाकी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है प्लेस कर दी गई है। और इस पेपर के बारे में ख़ास तौर पे बता दूं कि वैसे तो सब सारे पेपर्स में आपने ऐसे ही किया होगा। तो आपको दो सबमिशन होंगी पेपर्स की ना, एक तो गूगल क्लासरूम में सबमिशन करेंगे आप, और एक कीट एलएमएस के ऊपर जो है वो पेपर सबमिट होगा आपका। जो गूगल क्लासरूम में आप पेपर सबमिट करेंगे वो आपकी टाइमिंग होगी 12 बजे से, मतलब आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है तो 12 बजे से लेके 6 बजे तक ये आपके पास टाइम है पेपर को सबमिट कराने के लिए। तो इसमें आपके पास 6 घंटे का पेपर का आपको टाइम दिया गया है। ठीक है, तो जैसे नीचे इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई है वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो 6 घंटे का आपके पास टाइम होगा। वैसे तो 3 घंटे का पेपर डिजाइन किया है, लेकिन आपको 6 घंटे एक्स्ट्रा दिए हैं कि इंटरनेट का कोई इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई ब्रेकडाउन हो जाए तो आप उसको अकोमोडेट कर सकें। तो 6 घंटे का टाइम आपको इसलिए दिया है। अच्छा, पास्ट प्रैक्टिस भी मेरी ऐसी रही है, कुछ स्टूडेंट्स हैं ना उन्होंने 6:02, 6:01। अब वो होता क्या है, गूगल क्लासरूम में लेट सबमिशन दिखा देता है उसकी। तो कोशिश ये कीजिए लेट सबमिशन आपको काउंट ना हो। खामखा 1-2 मिनट के अंदर करेंगे आप और आपकी लेट सबमिशन काउंट हो जाएगी, इसलिए कोशिश करें 6:45 तक ही आप सबमिट कराएं तो बेहतर रहेगा। ये 6 से पहले पहले करा दें, ठीक है। 6 के बाद वो जब भी होगा जब आप 6:45 का टारगेट रखोगे तब जाके जो होगा, वरना होता यही है कि 1-2 मिनट ऊपर हो गए तो वो गूगल क्लासरूम में आपको लेट शो करेगा। और लेट वालों के लिए जो फिर चेकिंग की पॉलिसी अगर कोई चेंज होगी तो फिर उसमें आप फिर काउंट हो जाओगे। तो एहतियातन यही करना कि 6 बजे से 6:45 तक की कोशिश करके, या 6 बजने में 5 मिनट हो से पहले पहले ही अपलोड कर देना, ठीक है। 6 बजे का बिल्कुल बिल्कुल जो है आखिर तक जानना जो है ना उस पर ना पड़े। और 6 बजे आप पेपर कंप्लीट कर लो। फिर 6 बजे से लेकर 7 बजे तक ये टाइम आपके पास 1 घंटे का होगा कीट एलएमएस पे जो है पेपर अपलोड करने का, तो ये आप कर दीजिएगा। और मैं इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर पढ़ लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नेम आईडी अपनी जरूर लिखनी है, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम यहाँ भी लिखना है, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम यहाँ भी लिखना है वर्ड की फॉर्मेट में। अब इंस्ट्रक्शन पढ़ लेता हूँ, इंस्ट्रक्शन जो है केयरफुली आप देख लो यहाँ पर। और मैं पढ़ भी रहा हूँ ताकि समझा भी रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वरना फिर लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं जिन्होंने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, और फिर ये ना हो कि आपको शादी मसला हो। तो पहले स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द पेपर विद इन 3 आवर्स। हम कोशिश की यही कर आपसे एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि आप 3 घंटे पेपर कर लेंगे और सबमिट करा देंगे। यानी 12 बजे शुरू हुआ है, 3 बजे तक आप कंप्लीट करके सबमिट करा देंगे। 3 बजे तक, 3:15 तक, 3:30 बजे तक आप सबमिट करा देंगे। तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं क्योंकि पेपर ऐसी तरह से डिजाइन किया गया है। लेकिन अगर आपको जो है कोई प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, इंटरनेट का कोई इशू है, तो आप जाहिर है 3 घंटे एक्स्ट्रा आपके पास है। टू अकोमोडेट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो बात मैंने बता दी कि इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट फेलियर की वजह से जो 3 एक्स्ट्रा आवर्स आपको मिल रहे हैं। आंसर स्क्रिप्ट शुड बी कन्वर्टेड टू पीडीएफ एंड बोथ एमएस वर्ड एंड पीडीएफ फाइल्स शैल बी अपलोड ऑन गूगल क्लासरूम एज सून एज पॉसिबल इन गिवन टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है आपका। आप जाहिर है पेपर ये आपका इसी पेपर में आप सॉल्व करोगे। आप एमएस वर्ड का जो पेपर आपको दिया जा रहा है इसी में आप पूरा पेपर जो है ना सॉल्व करके इस पेपर को, एक इस पेपर की एमएस एमएस वर्ड की फाइल है, इसको भी अपलोड करोगे गूगल क्लास पे, और साथ साथ इसकी पीडीएफ भी बनाओगे। पीडीएफ कन्वर्ट करके भी इस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करके ज्यादातर एमएस ऑफिस में ऑप्शन दिया है कि पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट होता है, सेव एज करके पीडीएफ कर देते हैं या जैसे भी आप करो। तो इस फाइल की एमएस वर्ड वाली फाइल भी चाहिए और पीडीएफ फाइल भी चाहिए। ये दो फाइल सबमिशन होंगी कहाँ पे, गूगल क्लासरूम में। गूगल क्लासरूम में इन दोनों फाइलों की आप सबमिशन करा देना 6 बजे से पहले पहले, ठीक है। तो फिर आपकी सबमिशन काउंट हो जाएगी। एक ही सबमिशन कराओगे, जाहिर है आप एक ही सबमिशन के अंदर दो फाइलें रखोगे। जो आपकी एक सबमिशन होगी उस पर एमएस वर्ड की फाइल भी जाएगी, पीडीएफ फाइल भी जाएगी। एक ही सबमिशन होगी और इस एक सबमिशन के अंदर दो फाइलें आपने अपलोड करनी है। ये बात याद रखिएगा। ये ना हो कि आपने पीडीएफ कर दी और एमएस वर्ड को करना भूल गए, या एमएस वर्ड कर दी पीडीएफ को करना भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों फाइलें एमएस वर्ड और पीडीएफ दोनों फाइलें आपने जो है गूगल क्लासरूम के अंदर 6 बजे से पहले पहले अपलोड कर देनी है। ये बात जो है ना आप यकीनी बना लें, मेक श्योर करें इसमें जो कोताही ना हो बिल्कुल। द टाइमिंग ऑफ द पेपर विल बी फ्रॉम 12 to 3 PM एक्सटेंडेड। ये तो बात हो गई आपसे कि 12 से 3 तक टाइम है, लेकिन 6 बजे तक दिया जा रहा है। एनी स्टूडेंट विल गेट 10% बोनस ऑफ अर्न मार्क्स। अगर आपने 3.5 घंटे के अंदर पेपर कर लिया, इसका मतलब है कि 3:30 बजे तक, ठीक है,
12 बजे पेपर शुरू हो रहा है, 3:30 बजे तक 3.5 घंटे पूरे हो जाएंगे। अगर आपने 3.5 घंटे से पहले पहले पेपर का जो है कंप्लीट करके अपलोड कर दिया, तो आपको 10% बोनस मार्क्स मिलेंगे, जो आपके अर्न मार्क्स हैं उसमें से। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल 30 मार्क्स लिए 50 में से, तो 30 का 10% 3 मार्क्स बनता है, तो 3+3 हम आपको दे देंगे। या 50 में से आपने 40 लिए, तो 40 का 10% 4 मार्क्स बनता है, तो हम आपको 4 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देंगे। 10% आपके जो है अर्न मार्क्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो ये तो मतलब एक आपको यहाँ पर दिया गया मोटिवेशन के लिए कि आप जल्द से जल्द पेपर कंप्लीट करें। सिमिलर कॉपीज और मटेरियल टेकन फ्रॉम इंटरनेट विल बी मार्क्ड 0। अगर इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर दिया और हमने प्लेजरिज्म पकड़ लिया और देख लिया कि वाकई में पूरा कॉपी पेस्टेड आपने मटेरियल उठा के इंटरनेट से डाल दिया, तो आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे। वैसे पेपर में मैंने कोई सवाल ऐसा बनाया नहीं है कि आप इसमें ऐसा कर सको, इंटरनेट पे आपको एज इट इज मिल जाए, ऐसा कोई सवाल बनाया नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी ने ऐसे कोशिश की है तो उसके मार्क्स 0 होंगे। स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू यूज द नेमिंग कन्वेंशन स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी टू सेव आंसर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यानी कि अपना जब आप फाइल अपलोड करोगे तो उसमें स्टूडेंट आईडी रखना, ठीक है ना, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, अपना नाम भी रख देना उस फाइल में, ताकि भाई आसानी हो जाए कि भाई क्या कौन सी फाइल है। तो आपको फाइल के नाम पढ़ते ही, फाइल पढ़ का नाम देखते ही अंदाजा हो जाए कि भाई आप इस कोर्स आईडी के क्लास आईडी के हैं, जो है जो जहाँ से आपने पेपर अपलोड किया। तो पीडीएफ फाइल आप करोगे गूगल क्लासरूम में, लेकिन मैंने आपको बताया पीडीएफ भी करोगे, साथ साथ एमएस वर्ड भी करोगे। यहाँ से पीडीएफ लिखा हुआ है, ऊपर मैंने बता दिया एमएस वर्ड भी करना है, पीडीएफ भी करना है गूगल क्लासरूम। फिर नीचे लिखा स्टूडेंट शुड बी अपलोड सेम पीडीएफ फाइल ऑन एलएमएस इन बिटवीन 6 to 7 PM। ठीक है, तो इसी पेपर की सेम पीडीएफ फाइल जो है आप अपलोड किस पे करोगे, कीट एलएमएस पे करोगे, और 6 बजे से 7 बजे तक उसका ड्यूरेशन होगा। ये भी 1 घंटे का टाइम होगा सिर्फ आपके पास, और इस 1 घंटे के अंदर अंदर आपने क्या करना है कि एलएमएस के ऊपर जो है ना जाके अपना पेपर अपलोड कर देना है इस 1 घंटे के अंदर ही। जाहिर है जैसे 6 बजे टाइम कंप्लीट होगा, बस आपका अगला काम यही होना चाहिए कि जब आप गूगल क्लास में अपलोड कर चुके हो और 6 बज जाए, 6 बजे के बाद फौरन आपका अगला काम यही होना चाहिए कि आपने कीट एलएमएस पे जो है पेपर अपलोड करना है। 5-7 मिनट में पेपर अपलोड हो जाएगा, फिर बस आप फारिग हो जाएंगे। आंसर शुड बी सॉल्व ऑन क्वेश्चन पेपर गिवन योर, ये जो क्वेश्चन पेपर दिया है इसी पे आपने आंसर सॉल्व करना है। और जाहिर वर्ड की फाइल है तो आंसर के लिए आप जितना भी एंटर करते जाओगे स्पेस बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एम्पल स्पेसेस आपके पास मौजूद हैं, सिर्फ एंटर करते जाओ, स्पेस बढ़ाते जाओ आंसर के एरिया में। राइट ऑल आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स, कॉपी पेस्ट इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। ठीक है, कॉपी पेस्ट के बारे में पहले बता चुके हैं, 0 मार्क्स मिलेंगे। तो अपने वर्ड्स के अंदर जो है वो आपने इसको जो है सेव करना है। तो ये ओवरऑल जो है इंस्ट्रक्शंस थी, इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करें तो आपका पेपर भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर नीचे ये दिया हुआ अगले पेज के ऊपर जो है ये असेसमेंट शीट है, तो ये फैकल्टी के लिए है, आपको इसमें कोई मतलब आपके लिए नहीं है, ज़ाहिर है फैकल्टी इसमें आपको ग्रेड करेगी आपके क्वेश्चंस को, तो ये आप जो है छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा यहाँ। फिर अगला जो सेक्शन आ रहा है, तो इसमें वैसे आपको दिखाया ये सेक्शन 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में से आपको 5 सवाल करना है, सेक्शन बी में से आपको 5 सवाल करना है, तो 10 सवाल टोटल करने हैं, तो टोटल सवाल 10 करने हैं आपने। अवेलेबल आपके पास 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, 13 में से 10 करने हैं, 5 सेक्शन ए में से, 5 दूसरे 5 सेक्शन बी में से। तो पहले सेक्शन ए देख लेते हैं। सेक्शन ए के अंदर आपको 5 सवाल करने हैं, और यहाँ पर दिया हुआ भी है कि सारे सवाल के इक्वल मार्क्स हैं, कोई सा भी आप सवाल अटेम्प्ट करें एक ही बात है, तो कोई सा भी सवाल आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। 6 सवाल आपको यहाँ पर गिवन है, या देख लें 1 2 3 4 5 6 सवाल है, 6 में से 5 कर लें आप, एक सवाल की चॉइस सेक्शन ए में मौजूद है आपके पास। तो पहला सवाल पढ़ देता हूँ। आंसर द फॉलोइंग यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने पढ़ा था उसके कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए ये आंसर दे दें क्वेश्चंस के। इज इट पॉसिबल टू यूज वर्चुअल मेमोरी बाय अवॉइडिंग रैम, यानी कि रैम को अवॉइड करते हुए क्या हम वर्चुअल मेमोरी यूज कर सकते हैं, सवाल ये पूछा है। गिव जस्टिफिकेशन सपोर्ट योर फॉर आंसर। ठीक है, तो अगर कर सकते हैं तो अपना, नहीं कर सकते या नहीं कर सकते जो भी हो उसको जस्टिफिकेशन आपको देनी पड़ेगी प्रॉपर, भाई क्यों ऐसा है। बी में पूछा है कंप्यूटर सिस्टम हैज 500 MB रैम एंड 10 GB वर्चुअल मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम में 500 MB रैम है, 10 GB वर्चुअल मेमोरी है। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दिस कॉन्फ़िगरेशन, कोई मसला तो नहीं है इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ। 500 MB रैम और 10 GB वर्चुअल मेमोरी, कोई मसला तो नहीं है इसके साथ। इफ यस, अगर कोई प्रॉब्लम है देन मेंशन दैट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को जो है आप जो है मेंशन कर दें। व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर, जब आप अपना कंप्यूटर टर्न ऑन करते हैं, देयर इज नथिंग इन द रैम। ठीक है, जब कंप्यूटर ऑन होता है रैम में कुछ भी नहीं होता जाहिर है। देन हाउ कंप्यूटर स्टार्ट्स विद ऑपरेटिंग सिस्टम रिजाइड्स इन हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर जो है सिस्टम कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को, कंप्यूटर कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है
वो मतलब हार्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपका हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, तो कंप्यूटर कैसे उसको जो है वो स्टार्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू में, जैसे आप सिस्टम को ऑन करते हैं, ठीक है। तो रैम में तो कुछ भी नहीं होता, हार्ड डिस्क में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कंप्यूटर कैसे उसको जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो जो है कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करता है। तो इसका प्रोसेस बताना आपको, जस्टिफाई योर आंसर विद प्रॉपर रीजनिंग एंड सुटेबल डायग्राम, तो डायग्राम बनानी पड़ जाए, डायग्राम बनाइए इसमें, और अपने आंसर को जस्टिफाई करें प्रॉपर्ली कि भाई किस तरीके से काम हो सकता है। इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन सेवरल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, एक से ज्यादा प्रोग्राम क्या हम रन कर सकते हैं एक ही वक्त में कंप्यूटर के ऊपर, इन द सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम, एक ही वक्त के एक ही इंस्टेंस में, टाइम एक ही टाइम के इंस्टेंस में, यानी कि एक ही मिली सेकेंड, एक ही मिली सेकेंड में क्या 10 मरतबा मल्टीपल सेवरल प्रोग्राम जो है आप रन कर सकते हो। तो हाँ, यस या नो में आंसर देना, जस्टिफिकेशन भी देनी है, जस्टिफाई योर आंसर विद लॉजिकल रीजनिंग, तो आपने प्रॉपर जस्टिफिकेशन करके जो है वो उसको बताना है। इज इट पॉसिबल टू रन एन ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट इट्स कर्नल, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम को कर्नल के उसके कर्नल के बगैर उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो यूज कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कर्नल के बगैर चल जाए, क्या ये पॉसिबल है? तो उसका भी यस नो में आंसर होगा विद जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई योर आंसर विद लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग देनी होगी इसमें, ठीक है। रीजन जहां मैंने लिखा है ना जस्टिफाई योर आंसर, उसके मार्क्स हैं, अगर आपने यस नो दे दिया जस्टिफिकेशन नहीं दी तो जो है उसके मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। जस्टिफिकेशन प्रॉपर देनी होगी, रीजनिंग देनी होगी, जस्टिफिकेशन देनी होगी, और जहां डायग्राम मांगी है तो डायग्राम भी देनी होगी। तो ये आपका सवाल था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमने पढ़ा था, उसको उसके कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए जो है कि सवाल दिए गए 5 यहाँ पर, उसके जवाब देने। इफ अ यूजर वांट्स टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर विदाउट नोइंग द इंटरनल कोड ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, यानी कि जो है अगर कोई यूजर जो है सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना चाहता है, उसको पता नहीं है कि इनटू सॉफ्टवेयर के अंदर जो कोड लिखा गया है वो क्या है, फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटेजी कुड बी अप्लाइड, ठीक है। तो कौन सी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करोगे इस सिनेरियो में कि यूजर को इंटरनल कोड पता नहीं है और वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना चाहता है। तो ये सवाल लिखा है, विच काइंड ऑफ एनालिसिस इज सुटेबल हेयर ड्यूरिंग टेस्टिंग, तो कौन सी जो है एनालिसिस जो है वो इस टेस्टिंग के अंदर सुटेबल रहेगी, कुछ कौन सी एनालिसिस इस टेस्टिंग में सुटेबल रहेगी, उस टेस्टिंग का नाम, उस एनालिसिस का नाम भी बताएं हम जो इस टेस्टिंग के अंदर सुटेबल रहेगी, ठीक है। तो और अपने आंसर की रीजनिंग, बकायदा रीजनिंग देनी है आपने, ठीक है, रीजनिंग देने के साथ इसका आप आंसर करोगे। बी है, सपोज यू वांट टू टेस्ट अ प्रोग्राम ऑफ 5000 लाइंस ऑफ कोड, 5000 लाइन का कोड लिखा गया, तो 5000 लाइन का कोड लिखा गया, ठीक है, और 5000 लाइन का कोड जो है वो आप उसको टेस्ट करना चाह रहे हो, यू वांट टू टेस्ट ईच लाइन ऑफ कोड बाय एग्जीक्यूटिंग, आप चाह रहे हो 5000 की 5000 लाइन है, एक एक करके सारी लाइन को टेस्ट करना चाह रहे हो, कोई लाइन छोड़ना नहीं चाह रहे टेस्टिंग से। विच सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटेजी कुड बी अप्लाइड, तो इस सूरत के अंदर कौन सी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पर एप्लीकेबल होगी, तो कौन सी यहाँ पर अप्लाई की जाएगी। तो गिव रीजन ऑफ योर आंसर, आपने इसमें रीजनिंग देनी है अपने आंसर की, ठीक है। तो वो सारे तरीके से इसका बी पार्ट आप कर लोगे। सी में है, एज अ प्रोग्रामर यू वांट टू टेस्ट अ प्रोग्राम बाय नोइंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कोड, विच सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटेजी कुड बी अप्लाइड, ठीक है। आप प्रोग्रामर हो और आप जो है टेस्ट करना चाहते हो, ये जो भी कोड लिखा गया है प्रोग्राम के अंदर, उस सारे कोड को आप यानी कि पढ़ भी सकते हो, टेस्ट भी करना चाहते हो, तो कौन सी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे, ठीक है। यानी कि पूरा प्रोग्राम के अंदर सोर्स कोड आप पढ़ सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, और उस सोर्स कोड को देखते हुए, उसको एक्सेस करते हुए, उसमें चेंजेस करते हुए आप टेस्टिंग कर सकते हो, तो कौन सी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पर एप्लीकेबल होगी, इसकी भी रीजनिंग देनी है। डी में लिखा है, मेंशन द वेज टू इंट्रोड्यूस द मॉड्यूलैरिटी अप्रोच इन द सॉफ्टवेयर, तो कितने तरीकों से आप जो है मॉड्यूलैरिटी जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मॉड्यूलैरिटी अप्रोच कितने तरीकों से आप सॉफ्टवेयर के अंदर जो है दाखिल कर सकते हैं। व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉड्यूलैरिटी अप्रोच इन मेकिंग सॉफ्टवेयर, तो इसका फायदा भी बताना है, एडवांटेज भी बताना है कि अगर आप मॉड्यूलैरिटी अप्रोच यूज करोगे तो इसका फायदा क्या होगा सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में। फिफ्थ है, सपोज यू हैव टू मेक कंप्लीट सॉफ्टवेयर ऑफ न्यूली लॉन्च इस्लामिक बैंक which have several branches across the country, ठीक है। तो आप समझें कोई आपने कोई कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाना है एक इस्लामिक बैंक का जिसके पूरे मुल्क के अंदर ब्रांचेस मौजूद हैं, विच जेनेरिक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल वुड यू लाइक टू अडॉप्ट फॉर दिस पर्पस एंड व्हाई, तो कौन सा जेनेरिक सॉफ्टवेयर मॉडल आप यूज करोगे इस मकसद को यूज करने के लिए, कौन सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल आप यूज करोगे और क्यों यूज करोगे, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आपने करने हैं सवाल के, तो ये 5 क्वेश्चन है, इसके आंसर आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज यू आर द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पीएफ कीट, आप पीएफ कीट के सपोज करें आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं,
Then administration asks you to establish a network to connect all computers of the university. एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि आप यूनिवर्सिटी के सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करो. यू शुड ऑल्सो कीप इन कंसिडरेशन द स्कोप ऑफ मोबाइल यूजर्स हु हैव लैपटॉप्स एंड हैंडहेल्ड डिवाइसेस. और ज़ाहिर है किट के अंदर मोबाइल यूजर्स भी हैं जिनके पास लैपटॉप्स हैं, उनको भी जो है नेटवर्क से कनेक्ट होना होता है. मोबाइल डिवाइसेस हैं तो उनको भी लैपटॉप से मतलब नेटवर्क से कनेक्ट करना होता है. These users also want to connect PFK network through Wi-Fi. तो Wi-Fi के जरिए ये यूजर्स कनेक्ट होना चाहते हैं, यानी कि लोकल लैन भी चल रहा है, वायर्ड भी चल रहा है, वायरलेस भी चल रहा है. और आपको जो है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन आपको दी गई है. तो आपसे कुछ सवाल किए गए हैं यहाँ पर उसके बारे में. पहला क्या है, विच टोपोलॉजी यू शुड सिलेक्ट फॉर दिस पर्पस एंड व्हाई. कौन सी टोपोलॉजी इसके लिए सिलेक्ट की जाएगी और क्यों की जाएगी. विच मॉडल वुड यू प्रेफर, पीयर टू पीयर, क्लाइंट सर्वर. ठीक है, कौन सा मॉडल आप प्रेफर करोगे, पीयर टू पीयर करोगे या क्लाइंट सर्वर करोगे और क्यों करोगे. ठीक है, तो सबके जवाब देने हैं. कुछ लोग जवाब दे देते हैं, वाई का जवाब नहीं देते, इस तरह मार्क्स कट हो जाएंगे. तो जो जो सवाल पूछे गए सबके मार्क्स सबके जो है आंसर करना है. हाउ यू कनेक्ट वाईफाई यूजर्स विद पीएफ किट लैन. वाईफाई यूजर्स को पीएफ किट लैन के साथ कैसे कनेक्ट किया जाएगा. विच मेथड ऑफ आईपी असाइनमेंट यू प्रीफर, स्टैटिक और डायनेमिक. तो स्टैटिक आईपी लगाओगे, डायनेमिक आईपी लगाओगे. ठीक है, नेटवर्क बनाने के लिए, और क्यों, वाई. For specific days, administration of PF kit requires that no one can send the email from the PF. ये खास दिन में अंदर चाह रहे हैं PF kit वाले कि कोई भी जो है ईमेल सेंड ना कर सके PF के नेटवर्क से कहीं पर भी. तो व्हाट पॉलिसी यू विल अप्लाई एंड हाउ. ठीक है, कौन सी पॉलिसी लगाई जाएगी, कैसे लगाई जाएगी, उसको बताना है. तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए. क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द कांसेप्ट ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस सिस्टम हमने पढ़ा था, उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं दिए गए हैं, उसका जवाब देना है आपने. What was the problem in traditional file processing when data stored in independent files and how database management system solved them. तो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग जो है वो जो यानी कि जो एक्सेल पे काम होता था. ठीक है, हर कोई अलग अलग जो है डेटाबेस एक्सेल में भी सेव होता जा रहा है. तो अगर ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग होती थी, अलग अलग डेटाबेस सेव होता था, उसकी बजाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत क्यों पेश आई. ठीक है, तो यानी कि उसमें ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम बस में यहाँ पर बताना है, और कौन कौन सी प्रॉब्लम थी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर जिसकी वजह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रिकमेंड किया गया. तो इसकी एग्जांपल के साथ आपने इसकी आंसरिंग करनी है. ठीक है, जस्टिफाई आंसर योर विद एन एग्जांपल. सेकंड क्वेश्चन, इन द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस व्हाई वी नीड डिस्ट्रीब्यूटेड. जब सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस मौजूद हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस की क्या जरूरत है. तो इसके लिए भी आप आंसर को जस्टिफाई करोगे एग्जांपल के साथ. सी में बता रहा है, व्हाट आर द core benefits of separating user interface and actual database. यूजर इंटरफेस और एक्चुअल डेटाबेस को जो है अगर आप उसके कोर बेनिफिट्स बताओगे कि यूजर इंटरफेस और एक्चुअल डेटाबेस को सेपरेट करने का फायदा क्या है. यूजर इंटरफेस अलग कर दिया, एक्चुअल डेटाबेस अलग कर दिया, इसको सेपरेट करने का फायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है, वो बताओगे. डी में give examples that demonstrate shared logs and exclusive logs to ensure database integrity. कुछ एग्जांपल्स या बताओ जिसमें शेयर्ड लॉग के सिनेरियो दिखाओ और जहां पर शेयर्ड लॉग लगाना चाहिए या एक्सक्लूसिव लॉग जहां पर लगाना चाहिए ताकि डेटाबेस की इंटीग्रिटी इंश्योर हो जाए. कुछ एग्जांपल्स यहां पर कोट करनी है. ई में बताया, गिव एग्जांपल्स दैट डेमोंस्ट्रेट आउटलायर एनालिसिस एंड सीक्वेंशियल पैटर्न इन एनालिसिस इन डेटा माइनिंग. तो आपने एग्जांपल्स बतानी है तो कि आउटलायर एनालिसिस और सीक्वेंशियल पैटर्न एनालिसिस के दरमियान जो है डिफरेंशिएट कर सकें. इसकी डेमोंस्ट्रेशन के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर कोट करनी है. डेटा माइनिंग के अंदर हमने पढ़ा था आउटलायर एनालिसिस, सीक्वेंशियल पैटर्न, तो इनके दरमियान जो है वो कुछ एग्जांपल्स के साथ जो है कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आप कोट करेंगे. और जाहिर है सबके सेम एग्जांपल कोई दे भी नहीं सकता और सबकी वर्डिंग भी जाहिर है अलग होगी. तो सवाल मैंने ऐसी बनाया, कोशिश की है कि जो है ना आपका सवाल मैच ना हो, किसी एक का सवाल दूसरे से मैच ना हो. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर द फॉलोइंग यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड एल्गोरिथम. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एल्गोरिथम हमने पढ़ा था. ठीक है, तो उसके उसके 5 सवाल यहाँ दिए हुए हैं. मेंशन द फंक्शनैलिटीज ऑफर्ड बाय असेंबलर व्हिच आर नॉट ऑफर्ड बाय कंपाइलर. असेंबलर कौन सी ऐसी फंक्शनैलिटीज जो है वो रखता है जो कि कंपाइलर नहीं रखता, कंपाइलर उसको ऑफर नहीं करता. ठीक है, तो वो आपने बताना है. मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस एक आइडिया है जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफर करती है. व्हाट इज इट, ये क्या है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस क्या है, एंड हाउ इट फैसिलिटेट्स द यूजर. ठीक है, यूजर को कैसे फैसिलिटेट करती है, उसका तरीका क्या क्या उसमें उसकी उसकी टेक्निक क्या है, वो यहाँ पर डिस्कस करनी है. गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रीसेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट. तो कोई रीसेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जांपल लेके अपने इस आंसर को जो है इस सवाल को आंसर करना है. व्हाई ओप इज कंसीडर्ड टू बी बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस. ओप को जो है बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्यों है, क्यों कंसीडर किया जाता है, क्या वजह है.
हाईलाइट इट्स मेन फीचर्स विद देयर बेनिफिट्स, के मेन फीचर्स थोड़ा सा हाईलाइट कर दें उसके फायदे के साथ। मेंशन डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एल्गोरिदम, एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वेज हैं होते हैं, तो वो मेंशन करें कौन कौन से हैं, और कुछ एग्जांपल्स भी जो है अपने आंसर के साथ सपोर्ट के साथ आंसर के लिए करें, एग्जाम अपने सपोर्ट करें आंसर के लिए कुछ एग्जांपल्स दें। गिव सम सॉल्यूशंस ऑफ राइटिंग द एल्गोरिदम फॉर कंप्लीट प्रॉब्लम, तो अगर कोई फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, गिव सम सॉल्यूशंस ऑफ राइटिंग द प्रॉब्लम फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अगर आ जाए तो उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस जो है, वो सॉल्यूशन कौन से आप चाहेंगे कि सॉल्यूशन होंगे कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि उसका एल्गोरिदम लिखना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का एल्गोरिदम लिखना है, तो उसके उसके उसको एल्गोरिदम लिखने के लिए क्या 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 आपके जो है मतलब टेक्निकल वेज आप इख्तियार कर सकते हो, कौन कौन से सॉल्यूशन आप दे सकते हो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को लिखने के लिए। तो ये क्वेश्चन हो गया, पांचवा हो गया। छठा है, which data structure would you apply for the following scenario, justify your choice with suitable reasoning। तो आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई करोगे, डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई करोगे, कुछ सिनेरियोज यहाँ दिए हुए। ये क्या है, टेकिंग डिफरेंट प्रिंट आउट फ्रॉम सेवरल यूजर्स इन द लैब, लैब के अंदर मल्टी सेवरल यूजर्स जो है प्रिंट आउट ले रहे हैं, तो एक सिनेरियो ये है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। ठीक है, तो रीजनिंग भी देनी है। ठीक है, आप इसको आंसर भी करोगे कि डेटा स्ट्रक्चर ये है और उसका रीजन ये है, हर एक का यही करोगे। मेंटेनिंग गूगल क्रोम हिस्ट्री ऑफ विजिटेड पेजेस, गूगल क्रोम के अंदर जो हिस्ट्री होती है विजिटेड पेज, जो हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है, जो आपने पेज विजिट किए हैं, तो उस पर कोई डेटा स्ट्रक्चर कौन सा लगा हुआ है, और उसकी आप बताओगे इसके बारे में, और उसका जो है वो रीजनिंग भी दोगे। रनिंग टू डायमेंशन नेस्टेड लूप फॉर 1000 टाइम, टू डायमेंशन लूप चल रहा है, 1000 मरतबा चल रहा है लूप, तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर सूटेबल रहेगा, और उसकी जस्टिफिकेशन क्या है वो बताओगे। मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेमोरी मैनेजमेंट बताना, यानी कि आप फोल्डर्स को क्रिएट करते हो, डिलीट करते हो, ये बहुत सारे काम हो रहे होते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम जो करता है मेमोरी मैनेजमेंट के हवाले से, तो उसके लिए कौन सा जो है डेटा स्ट्रक्चर जो है सूटेबल रहेगा। और फाइनल है, फाइनल इज फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, तो फंक्शन कॉलिंग को फंक्शन कॉल करते हैं हम, तो उसके लिए फंक्शन कॉलिंग के अंदर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है फॉलो किया जाता है। तो ये कुछ आपके जो है सवालात हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो पहला सेक्शन यहाँ कंप्लीट हुआ, 6 में से 5 क्वेश्चन करने। फिर सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर सेक्शन बी के अंदर जो है ना आपके जो प्रॉब्लम्स है वो कंप्यूटेशन यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटेशन या डायग्रामेटिक अप्रोच के जरिए से ये सवाल आप हल करोगे। क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने हैं सेक्शन बी में भी। और यहाँ पर दिया हुआ है कि 7 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि यूज द सैंपल ऑफ अ टिपिकल बैंक, एक बैंक की एग्जांपल आप लें। ठीक है, draw a use case diagram showing several cases interacted with different actors। तो हमने यूज केस डायग्राम आपने बनानी है, यूज केस डायग्राम बनानी है, एग्जांपल आपने किसी बैंक की लेनी है, बैंक के अंदर जितने केसेस पॉसिबल केसेस आप लिखते हैं जो जो हो सकते हैं, जो मेजर है वो तो कम से कम लिखे, और उनके डिफरेंट एक्टर्स जो है कैसे उन केसेस के साथ डील कर रहे हैं, तो ये डायग्राम के तौर पे आपने यहाँ पर दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 8, बाय टेकिंग अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ड्रॉ डीएफ डेटा फ्लो डायग्राम, डीएफडी बनानी है आपने, एक डायग्राम बनानी है डीएफडी, डेट शोज वन टू वन, वन टू मेनी एंड मैन टू मैनी रिलेशनशिप, जिसके अंदर वन टू वन रिलेशनशिप शो करोगे, वन टू मेनी रिलेशनशिप शो करोगे, और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप शो करोगे डीएफडी के जरिए। क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 में राइट डाउन इन हेक्साडेसिमल द ऑपरेशनल कोड, ऑप कोड बताना है, एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, और ऑपरेंड्स का एड्रेस बताना है। ठीक है, जो फॉर इन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंटेड बिट्स, तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको बिट्स में दी गई हैं, इसके अंदर ऑप कोड क्या है और ऑपरेंड का एड्रेस क्या है वो साथ बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में अप्लाई लेफ्ट रोटेशन ऑन द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर, लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर ये दिए हुए, लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करनी है। शो द ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ बिट्स एंड आंसर देम इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो अब लेफ्ट रोटेशन जाहिर है इसको बिट्स में मतलब कैसे करना है या आप देखना, लेकिन आंसर उसका हेक्साडेसिमल में ही देना है। जब आप कन्वर्ट कर चुको तो कन्वर्ट करने के बाद अगेन आपको हेक्साडेसिमल में ही उन नंबर का आंसर करना होगा। ठीक है, बाइनरी के अंदर अगर आपने कर दिया और बाइनरी के अंदर ही जवाब दे दिया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बाइनरी में करने के बाद उसको दोबारा अगेन आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 11, सपोज देयर आर 5 डिफरेंट प्रोसेस अराइविंग एट डिफरेंट टाइम, 5 प्रोसेस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का सवाल था ये, 5 प्रोसेसेस हैं, अलग अलग टाइम के ऊपर उनकी अराइवल हुई है, और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है यहाँ पर सजेस्ट किया गया, जो लगाया जा रहा है वो है FCS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यहाँ लगाया जा रहा है। बस टाइम और अराइविंग टाइम जो है वो नीचे दिए गए हैं।
ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग जेन चार्ट एंड कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम। तो आप जेन चार्ट बनाओगे और एवरेज वेटिंग टाइम जो है कैलकुलेट करोगे। तो ये 5 प्रोसेस हैं। उनका बस टाइम मतलब है कि वो कितने देर तक चलेंगे, और उनका अराइवल टाइम, हर एक का अराइवल टाइम यहाँ पर दिया गया है। तो दो चीजें मांगी है आपसे, जेन चार्ट बनाना है और एवरेज वेटिंग टाइम बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर इन द मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम में यूजर से एक नंबर लें, देन कॉल द फंक्शन नेम टेबल। फिर एक फंक्शन कॉल करें जिसका नाम टेबल होना चाहिए फंक्शन का नाम, एंड पास द नंबर टू इट। उस टेबल टेबल के अंदर, उस फंक्शन के अंदर ये जो नंबर आपने यूजर से लिया उसको उसके अंदर उसको पास कर दें, उस नंबर, उस पैरामीटर एज अ पैरामीटर। द टेबल फंक्शन विल डिस्प्ले द करस्पॉन्डिंग टेबल ऑफ डेट नंबर। तो वो होगा क्या कि टेबल फंक्शन क्या करेगा, जो यूजर ने नंबर दिया था उसका उसका जो टेबल होगा करस्पॉन्डिंग टेबल, तो वो शो कर देगा। यानी कि अगर यूजर ने 2 एंटर किया तो 2 का टेबल शो हो जाएगा, यूजर ने 4 एंटर किया तो 4 का टेबल शो हो जाएगा। सेकंड फंक्शन कॉल द मेन, सेकंड फंक्शन कॉल फ्रॉम द मेन प्रोग्राम नेम फिनिश्ड। फिर मेन प्रोग्राम से दूसरा फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम होगा फिनिश्ड, ये भी फंक्शन का नाम है। विच डिस्प्ले द टेक्स्ट दिस इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम। उसके अंदर ये सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज लिखा होगा, दिस इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये आपने प्रोग्राम बनाना है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ द, ये जाहिर है क्वेश्चन नंबर 12 जो करोगे सुडो कोड ही लिखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ द फ्लोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। ये बूलियन एक्सप्रेशन दो दिए हैं, एक ये सॉरी, एक बूलियन एक्सप्रेशन ऊपर दिया है इसी के ए में, और एक बूलियन एक्सप्रेशन नीचे दिया है। और एक के ऊपर जो ये एक के ऊपर जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो साइन बनाई है इसका मतलब क्या है कि ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि ये इन्वर्ट हो जाएगा, डी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, डी नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है, बार भी लगा सकते हैं और इस तरह से ये जो है अपॉस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर आपने दिया हुआ, आपने बनाना क्या है, इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। तो ये टोटल 13 क्वेश्चन है, ठीक है। 13 में से 10 करने हैं, 5 सेक्शन ए में से, 5 सेक्शन बी में से, और पूरा पेपर आपको समझा दिया गया है यहाँ पर। और बस एक बात का ख्याल रखिएगा, आपस में अगर आप कॉपी करोगे तो वो मुझे बिल्कुल पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें क्वेश्चन मैंने ऐसे डिज़ाइन किए हैं कि बहुत मुश्किल है कि कोई जो है आपस में कॉपी करें और जो है पता ना चल सके, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो अगर आप आप उम्मीद भी मैं ये करूंगा आप कॉपी नहीं करोगे इंशाल्लाह, लेकिन मैंने एक फोल्डर बनाऊंगा जिसके अंदर सारे कॉपीड केसेस वहां रखूंगा, और हमें कहा गया है कि जो कॉपीड केसेस होंगे उनको मार्क हमें 0 करना है। तो अब आप देख लें, क्योंकि जाहिर है फिर 0 मार्किंग आपकी हो जाएगी तो फायदा नहीं है, इतनी आप मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर मार्क भी 0 आए आपके पास। तो बिल्कुल भी कॉपी नहीं कीजिएगा, और वो हम ट्रेस कर लेंगे कॉपी का। बिल्कुल बहुत सारी आइडियाज हैं, बहुत सारी चीजें जो पॉसिबल नहीं है, और कॉपी करने में वो चीजें नजर आ जाती हैं। तो जिसकी कॉपी की गई और जिसने कॉपी की है दोनों के मार्क्स 0 लगेंगे। तो बस ये इन हिदायत का ख्याल रखिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अच्छा पेपर हो आपका। और बस नेक नियति के साथ और जो है ना वो ईमानदारी के साथ पेपर करें, और विद इन द टाइम पीरियड इंशाल्लाह जो इसको अपलोड करें। बस ये याद रखिएगा 2 सबमिशन होंगी, गूगल क्लासरूम पे भी और कीट एलएमएस पे भी। गूगल क्लासरूम में सुबह 12 से 6 के दरमियान आपने क्या आपका सबमिशन टाइम है, और पीडीएफ भी और एमएस वर्ड की दोनों फाइलें आपने गूगल क्लासरूम में अपलोड करनी है। जबकि कीट एलएमएस में सिर्फ आपने पीडीएफ अपलोड करनी है, और उसका टाइम 6 से 7 है, ठीक है। आज ही के दिन 6 से 7 शाम में आपने उसको अपलोड करना है। तो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।